नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं आज 20 मई का दैनिक करंट अफेयर्स। दोस्तों, इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उनके संपूर्ण डिटेल के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर के और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 20 मई 2023 का दैनिक करंट अफेयर। चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। हाल ही में 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। जो आने वाला दिन है 28 मई का, उसमें प्रधानमंत्री पीएम मोदी नए संसद भवन का निर्माण जो हुआ है उसका उद्घाटन करेंगे। और इसमें प्रश्न पूछा गया है कि ये जो नया संसद भवन है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि इसका अभी उद्घाटन 28 मई को होना है। क्लियर। तो देखिए, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो कंपनी है टाटा समूह की, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा। क्लियर। तो नया संसद भवन जो है दोस्तों, वह टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और जिसका अभी 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या होना है, इसका उद्घाटन समारोह जो है होना है। अब देखिए, अब हम देखते हैं नए संसद भवन के बारे में, फिर उसके बारे में जानकारी करेंगे। जो अपना पुराना संसद भवन है उसके बारे में कॉमन जानकारी हम लेंगे। क्लियर। चलिए, नया संसद भवन है जो दोस्तों, इसमें देखिए आप, यह पहली बात तो 4 मंजिला है। 4 मंजिल की एक त्रिकोणीय बहुत बड़ी एक इमारत है दोस्तों। इसको याद रखना है अपन को, 4 मंजिल की। और इसका जो डिजाइन है HCP डिजाइन के द्वारा दोस्तों इसका किया गया है। इसका डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया? HCP डिजाइन कंपनी के द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया। यह आपको याद रखना है। शिलान्यास इसका कब हुआ था, मतलब इसका निर्माण प्रारंभ किस दिन से हुआ था, कब से हुआ था? तो 2020 में दोस्तों इसका शिलान्यास किया गया था नए संसद भवन का, जो कि अब बनकर के 2022 में रेडी हो गया था। और 2023 में अब इसका 28 मई को क्या है, उद्घाटन समारोह जो है तो होना है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। क्लियर। लागत अगर देखी जाए दोस्तों तो 970 करोड़ इसकी लागत है। 970 करोड़ रुपए इसकी क्या है, लागत है। तो यह भी आपको याद रखना है, इसकी लागत जो है 970 करोड़ है। और इसमें देखिए दोस्तों, लोकसभा की सीटें जो है ना, 888 तक लोकसभा की सीटों की क्षमता यहां पर हो जाएगी। और टोटल राज्यसभा को भी मिलाकर के अगर देखा जाए तो 1224 टोटल यहां पर बैठक व्यवस्थाएं बन जाएंगी 1224 सीटों के लिए, जिनमें से 888 तो आपकी लोकसभा की होंगी, बाकी जो बची वो राज्यसभा की सीटें आपकी हो जाएंगी। क्लियर। यहां पर क्या होगा दोस्तों, लोकसभा में ही जो लोकसभा है दोस्तों, यहां पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकेगी। लोकसभा का जो हॉल है, यहां पर संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकेगी। क्लियर। यह बात आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती थी वो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होती थी। जैसे कभी भी अगर किसी विधेयक के संबंध में मतभेद होता था तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी। और जो संसद के संयुक्त सदनों की दोनों सदनों की बैठक संयुक्त होती थी वो कहां पर होती थी? संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होती थी, क्योंकि वहां पर लोकसभा में इतनी क्षमता नहीं होती थी क्लियर बैठने के लिए। तो अब जो ये नया संसद भवन आपका बना है दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा में ही संयुक्त बैठक का आयोजन कर दिया जाएगा, इतनी यहाँ पर बैठक व्यवस्था की क्षमता है। बात समझ में आई? तो यह बात आपको मित्रों याद रखना है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा अब आगे इसके क्या है। हाँ, पुराना संसद भवन के बारे में देख लीजिए। पुराना जो आपका संसद भवन है, देखिए पुराना संसद भवन दोस्तों 1927 में बना था। कब बना था यह? 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था। लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया था 1927 में। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया था। 83 लाख का खर्च आया था दोस्तों इसमें, 83 लाख रुपीज का यहाँ पर खर्च आया था। जबकि जो नया संसद भवन है इसमें 970 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यह बात आपको याद रखनी है। क्लियर। ये कौन सी पहाड़ी पर है दोस्तों यह संसद भवन जो बने हैं? ये संसद भवन यह दोस्तों रायसीना पहाड़ी पर है। और इसका डिजाइन दोस्तों एडविन लुटियन ने बनाया था। इसका डिजाइन किसने किया था? जैसे उसका डिजाइन आपका नया संसद भवन है, इसका डिजाइन HCP के द्वारा किया गया, तो इसका वाला डिजाइन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? एडविन लुटियंस के द्वारा। दोस्तों ये बहुत बड़े एक आर्किटेक्ट हैं एडविन लुटियंस, इनके द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया था। 1921 में इसका निर्माण चालू हुआ था, शिलान्यास किया गया था। पुराने संसद भवन की बात हो रही है।
और 1927 में यह बन करके रेडी हो गया था। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, नया संसद भवन के बारे में अगर हम देखें तो एक दोस्तों योजना है सेंट्रल विस्टा योजना, सेंट्रल विस्टा योजना। इस योजना के तहत दोस्तों नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा नया संसद भवन आपका जो है बनाया गया है, यह बात आपको याद रखनी है। और इसी के द्वारा दोस्तों जो राजपथ का नाम है दोस्तों, उसका कर्म पथ जो है कर्तव्य पथ नाम रख दिया गया था, कर्तव्य पथ। क्लियर? तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इस योजना का नाम याद रखना है मोस्टली आपको, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसके तहत दोस्तों नए संसद भवन का जो है तो निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। दोस्तों टाटा समूह की कंपनी है, यह बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर? चलिए आप देखते हैं हम आगे की जानकारी। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, सेकंड प्रश्न है, हाल ही में 19 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। 19 मई को दोस्तों क्या मनाया गया? राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। मतलब ऐसी प्रजातियां जो कि लुप्त होने की कगार पर है या विलुप्त होने की कगार पर है, उनके लिए एक दिवस मनाया जाता है 19 मई को। बात समझ में आई? यह दिवस इसलिए मनाया जाता है दोस्तों ताकि ऐसी प्रजातियां जो कि विलुप्त होने की कगार पर है उनका भी कुछ हम ध्यान रख सकें और उनके प्रति हम सचेत हो जाएं, ताकि उनको विलुप्त होने से बचा सके और उनका संरक्षण कर सके। बात समझ में आई? तो इसीलिए दोस्तों 19 मई को यह दिवस मनाया जाता है। और इसकी अभी हाल ही में जो मनाया गया, इसकी थीम क्या है, ये थीम आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर? तो थीम देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, सेलिब्रेटिंग द 15th एनिवर्सरी, सेलिब्रेटिंग द 15th एनिवर्सरी ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट। बात समझ में आई? सेलिब्रेटिंग द 15th एनिवर्सरी मतलब 50वीं एनिवर्सरी मनाते हुए एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट की। क्लियर? तो ये आपको बात याद रखनी है, ऐसे स्पीसीज जो कि एंडेंजर्ड हैं। क्लियर? तो इनके लिए दोस्तों जो एक्ट है यह इस बार की थीम रखी गई, याद रखना है। क्लियर? अच्छा, दिवस जो है दोस्तों 19 मई को मनाया जाता है। यह दिवस कब मनाया जाता है? 19 मई को। और 19 मई को मनाना कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों? 2006 से यह प्रारंभ हुआ था। इसको कब से मनाया जा रहा है? 2006 से। और डेविड रॉबिन्सन के द्वारा दोस्तों यह शुरुआत की गई थी इसकी। किसके द्वारा? डेविड रॉबिन्सन के द्वारा। क्लियर? और कौन सी प्रजातियों का दिवस है? लुप्त प्राय प्रजातियों का। अच्छा, लुप्त प्राय प्रजाति कौन सी कहलाती है? लुप्त प्राय प्रजाति का मतलब होता है जिसका अस्तित्व समाप्ति की कगार पर हो। दोस्तों बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका अस्तित्व एकदम से देखा जाए तो समाप्ति की कगार पर है, यानी कि वो प्रजाति अब अंतिम स्टेज पर चल रही हैं। अगर उनके संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह प्रजाति समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद फिर वही कहानी हो जाएगी कि जैसे हमें चीता अदर कंट्री से मंगाना पड़ा, ऐसे ही उन प्रजातियों को कभी ना कभी फिर वहां से लाना पड़ेगा कहीं अदर जगह से। तो इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने ही देश में उनका संरक्षण कर लें और उनको बचा लें। तो इसलिए दोस्तों यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है दोस्तों, एक IUCN, उसके बारे में हम आपको अभी जस्ट बताने ही वाले हैं। तो पहले तो आपको इतना समझ लेना है, लुप्त प्राय प्रजाति मतलब जिसका अस्तित्व समाप्ति की कगार पर है। बात समझ में? अब देखिए IUCN, हाँ IUCN बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्लियर? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका पूरा नाम है। इंटरनेशनल यूनियन, यहां पर लिख दें दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह इसका पूरा नाम है। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? IUCN का मुख्यालय अगर देखा जाए IUCN का तो स्विट्जरलैंड जो एक कंट्री है वहां पर एक स्थान है ग्लैंड। ग्लैंड में दोस्तों पड़ता है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना दोस्तों 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। यह बात मित्रों आपको याद रखनी है, 5 अक्टूबर 1948 को इसकी क्या की गई? स्थापना की गई थी IUCN की। अच्छा, IUCN जो है दोस्तों एक रेड डाटा बुक जारी करता है हर साल। कौन सी बुक जारी करता है? रेड डाटा बुक। और दोस्तों यह रेड डाटा बुक 1968 से प्रारंभ की थी इसने जारी करना। कब से प्रारंभ की थी? 1968 से इसने चालू कर दी थी रेड डाटा बुक। और यह कौन सी बुक है दोस्तों? दुर्लभ प्रजातियों की सूची होती है एक प्रकार से, कुछ ऐसी प्रजातियां जो कि दुर्लभ हैं, बहुमूल्य हैं प्रजातियां, जिन पर खतरा है, ऐसी प्रजातियों की सूची जारी करता है दोस्तों यह दुर्लभ प्रजातियों की सूची। क्लियर? रेड डाटा बुक में। और देखिए इसके 3 पेज यहाँ पर महत्वपूर्ण है। एक होता है दोस्तों ग्रीन पेज, जिन पर कोई खतरा नहीं है। क्लियर? ग्रीन पेज, ऐसी प्रजातियों को ग्रीन पेज में रखा जाता है जिन पर कोई ज्यादा खतरा नहीं है।
और पिंक पेज में दोस्तों ऐसी प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर खतरा है, लेकिन अभी इतना ज्यादा भी खतरा नहीं है कि एकदम विलुप्त हो रही हैं, क्लियर, लेकिन इन पर खतरा है। और रेड पेज में तो एकदम दोस्तों ऐसी प्रजातियों को रखा जाता है जो कि बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं या एकदम जस्ट विलुप्त होने की कगार पर है, यानी कि उनकी अंतिम संख्या बची है यहाँ पर, क्लियर। तो यह बात आपको याद रखनी है। 3 पेज यहाँ पर इसके द्वारा जारी किए जाते हैं दोस्तों। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए रेड डाटा बुक जारी करता है। 1968 से चालू किया, 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका दोस्तों मुख्यालय है। IUCN के बारे में इतनी जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए, क्लियर। अब चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अच्छा, यहाँ पर दिवस की बात आई है, लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 19 मई को। तो मई माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। 1 मई को हमने आपको बताया था मजदूर दिवस मनाया जाता है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में 1 मई को मनाया जाता है। हमने आपको बताया था अमेरिका में जो मजदूरी की घंटों को घटाने के लिए क्रांति हुई थी, आंदोलन हुआ था, उसी के तहत दोस्तों यहाँ पर 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 3 मई को दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी कि दोस्तों जो आपका फ्रीडम है ना, प्रेस की फ्रीडम है, इसके लिए एक दिवस मनाया जाता है 3 मई को, क्लियर। अच्छा, 8 मई को क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस दोस्तों मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। और 11 मई को आपका यहाँ पर 11 मई को रेड क्रॉस दिवस नहीं है दोस्तों, टेक्नोलॉजी डे है, याद रखना ये टेक्नोलॉजी डे। टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है दोस्तों 11 मई को, याद रखना है। और 12 मई को यहाँ पर देखिए 12 मई यहाँ पर लग गया है, ये 11 मई है ना, ये प्रौद्योगिकी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ये आपका 11 मई को मनाया जाता है। ये आपका थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, आप थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि टेक्नोलॉजी डे इसी को कहते हैं, यह मनाया जाता है। और 31 मई को आपका क्या मनाया जाता है दोस्तों? तंबाकू दिवस। और जो 12 मई है दोस्तों, 12 मई ये नर्स दिवस है, क्लियर। तो ये जानकारी आपको यहां पर दोस्तों रखना है। बात समझ में आई? तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। 12 मई नर्स दिवस, 31 मई तंबाकू निषेध दिवस है, यहां पर निषेध दिवस है, तंबाकू निषेध दिवस, याद रखना। तंबाकू दिवस नहीं होता है मित्रों, तंबाकू निषेध दिवस होता है, ये आपको यहां पर याद रखना है। 11 मई को क्या मनाया जाता है? प्रौद्योगिकी दिवस या फिर टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 1 मई को वर्ल्ड आपका लेबर डे मनाया जाता है, क्लियर। तो ये दिवस है मई महीने के, कुछ आपको याद रखने हैं क्योंकि दिवस से संबंधित प्रश्न था, इसलिए हमने आपको दिवस के बारे में भी बता दिया है। अच्छा, अब देखते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 19 मई को नीलम संजीव रेड्डी की क्या जयंती मनाई गई? किसकी जयंती मनाई गई मित्रों? नीलम संजीवा रेड्डी की जयंती मनाई गई, हाल ही में 19 मई को मनाई गई। यह बात आपको याद रखनी है। ये भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे, ये आपको बताना है। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि नीलम संजीवा रेड्डी जो है मित्रों, ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? ये 6वें क्रम के राष्ट्रपति थे, क्लियर। 6वें क्रम के राष्ट्रपति थे, 6वें नंबर के राष्ट्रपति भारत के बने। आपको तब पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति जो है वो राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे नंबर पर भी राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। उसके बाद दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने, है ना। और इसके बाद फिर मुस्लिम राष्ट्रपति बने। फिर यहाँ पर राष्ट्रपतियों की मृत्यु होने की वजह से जो है दोस्तों इनके पद अनेक समय पर खाली होते रहे, है ना। फिर इसके बाद जब दोस्तों राष्ट्रपतियों के इसी तरह से क्रम चलता रहा तो 1969 में जो चुनाव हुए थे दोस्तों, यहाँ पर 69 के चुनाव में आपके वीवी गिरी राष्ट्रपति बन गए थे। और वीवी गिरी ऐसे पहले राष्ट्रपति थे मित्रों जिनके इलेक्शन में जो है तो द्वितीय चरण की मतगणना संपन्न हुई थी। और इसके बाद दोस्तों फिर राष्ट्रपति बने। और नीलम संजीवा रेड्डी जो है दोस्तों, ये किसके शासनकाल में बने थे दोस्तों? जनता पार्टी की सरकार के समय पर ये राष्ट्रपति रहे हैं। नीलम संजीवा रेड्डी 6ठे राष्ट्रपति हैं। और नीलम संजीवा रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति थे दोस्तों जो कि व्यक्तित्व के बहुत ज्यादा धनी थे, इसलिए दोस्तों पहली बार में चुनाव हार गए थे 1969 के चुनाव में राष्ट्रपति के पद के लिए। और इसके बाद फिर ये जब जीते थे दोस्तों, तो इनके ये जीतने पर इनकी इतनी बहुत ही महत्वपूर्ण विजय रही कि ये निर्विरोध चुने गए थे। तो पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं दोस्तों जो कि निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीवा रेड्डी। यह बात भी मित्रों आपको याद रखना है, नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में, निर्विरोध चुने गए पहले राष्ट्रपति हैं। और आज तक कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं जो निर्विरोध चुना गया, क्लियर। अच्छा, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1913 में दोस्तों, और 1966 में इनका निधन हो गया था। 1913 में इनका जन्म हुआ और 1966 में इनका 1913 में जन्म हुआ, 1966 में इनका निधन हो गया था।
इनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो 1977 से लेकर के 1982 तक ये राष्ट्रपति के पद पर ही रहे, और इसी समय तो जनता पार्टी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, क्लियर। यहीं पर इसी 1970 में बने थे, क्लियर, 77 में। आंध्र प्रदेश के पहले सीएम भी रहे हैं ये नीलम संजीवा रेड्डी। दोस्तों काफी इनकी कहानी जो है दर्द भरी रही है। इनके एक पुत्र जो थे दोस्तों, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। काफी दोस्तों इनकी दुख भरी स्टोरी रही है। ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, ये वहां के सीएम भी रहे हैं, पहले सीएम बने थे आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के बाद, क्लियर। तो ये बात आपको मित्रों याद रखनी है कि हाल ही में 19 मई को नीलम संजीवा रेड्डी की क्या जयंती मनाई गई मित्रों। तो ये भारत के 6वें नंबर के क्या थे, राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों इतनी बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है, क्लियर। चलिए देखते हैं अब इसके बारे में कुछ अन्य प्रश्न। हाँ, चौथा प्रश्न है मित्रों, हाल ही में चर्चा में रहा एक अभ्यास जल राहत। एक दोस्तों अभ्यास हुआ है दोस्तों, युद्ध अभ्यास जिसको भी कह सकते हैं आप, जल राहत। यह एक क्या है, ये किस तरह का अभ्यास है, क्लियर। तो देखिए दोस्तों, जो जल राहत अभ्यास है दोस्तों, ये भारतीय सेना का एक अभ्यास है और बाढ़ से राहत के लिए, क्लियर। जैसे दोस्तों असम में किया गया है। क्या होता है एक्चुअल में, असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है और उसकी अन्य सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा वहां पर कई बार बाढ़ का माहौल आ जाता है असम में। तो ऐसे बाढ़ के समय पर दोस्तों यहाँ पर संयुक्त रूप से सेनाओं के कई पार्ट ने दोस्तों यहाँ पर हिस्सा लिया, ताकि हम बाढ़ से बचने के लिए सेनाओं की जो अलग अलग दल हैं दोस्तों, जैसे आपका सशस्त्र सेना बल है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है दोस्तों, एनडीआरएफ की जो टीम होती है, इसके अलावा स्टेट की आपकी जो टीम होती है ना, और डीडीएमए होता है आपका जिले का जो दोस्तों जो। तो इन सभी जो बल हैं दोस्तों, सभी जो यहाँ पर फोर्सेस हैं, इनके बीच में एक क्या समन्वय स्थापित करना, क्या समन्वय स्थापित करना इन सभी के बीच में, ताकि जब बाढ़ आए तब ये सब मिल करके क्या कर सकें, बाढ़ से बचाव का कार्य कर सकें। तो यह बात आपको याद रखनी है। आयोजन इसका असम में किया गया, मानस नदी है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर इस नदी में दोस्तों किया गया है, इसका क्या अभ्यास का आयोजन किया गया है असम में, क्लियर। अभ्यास का नाम क्या है, जल राहत अभ्यास। तो आपसे इतना ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि अभ्यास जल राहत किससे संबंधित है। तो ये मानस नदी पर किया गया, असम में किया गया, और भारतीय सेना का बाढ़ राहत अभ्यास है, क्लियर। तो इसके लिए यह एक अभ्यास किया गया है, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर रखनी है। हाँ, 5वां नंबर का दोस्तों आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अब देखिए दोस्तों, जैसे भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसी तरह से दोस्तों फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और उस सम्मान का नाम क्या है, सेवेलियर डे ला लीजन द ऑनर। क्या नाम है दोस्तों, सेवेलियर डे ला लीजन द ऑनर। तो इसको लीजन द ऑनर भी आप कह सकते हैं, लीजन द ऑनर के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह एक कहां का दोस्तों सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह बात आपको याद रखनी है। यह हाल ही में अभी किसको दिया गया दोस्तों, यह भारत में चंद्रशेखरन को दिया गया। किसको दिया गया, चंद्रशेखरन को दिया गया अभी हाल ही में भारत में, क्लियर। तो ये बात आपको मित्रों याद रखनी है, हाल ही में चंद्रशेखरन को दिया गया। अब इसके बारे में जो हम अदर जानकारी आपको देने वाले हैं, देखिए एक्चुअल में देखा जाए ना दोस्तों, तो भारत में जो एक कंपनी है एयर इंडिया दोस्तों, एयर सर्विसेज प्रदान करने वाली एक कंपनी है दोस्तों। इसको हाल ही में टाटा ने खरीद लिया था, तो इसको टाटा के नाम से भी जानते हैं। और एयर इंडिया और फ्रांस की दोस्तों जो हवाई सेवा देने वाली कंपनी है एयरबस, तो फ्रांस की कंपनी और भारत की एयर इंडिया के बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ था, है ना, एग्रीमेंट हुआ। और यहां पर याद रखना दोस्तों, जो एयर इंडिया के जो आपके चेयरमैन हैं वो कौन है, चंद्रशेखरन। तो इन्हीं को हाल ही में ये फ्रांस ने सम्मान दे दिया, अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान एयर इंडिया के चेयरमैन को, क्लियर। तो यह बात आपको याद रखनी है। और ऐसा नहीं है ये एयर इंडिया की चेयरमैन है चंद्रशेखरन, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं है मित्रों कि ये पहली बार दिया गया है भारत में किसी को ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इससे पहले दोस्तों किरण नादर को दिया जा चुका है, स्वाति पिरामिल को दिया जा चुका है, और इससे पहले जस्ट पहले शशि थरूर को 2022 में दिया गया। तो ये बात भी आपको मित्रों याद रखना है, ये 3 नाम इनको भी दिया जा चुका है। और अभी हाल ही में किसको दिया गया, चंद्रशेखरन को दिया गया फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्लियर। तो यह बात आपको याद रखनी है दोस्तों। यह हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न था दोस्तों। इस वीडियो में हम थोड़ा सा इतने ही प्रश्न को रखने वाले हैं।
इसके अगले आने वाले जो वीडियो हैं उनमें हम प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएंगे और कंटेंट को भी थोड़ा सा और भी ज्यादा इसमें डिस्क्रिप्टिव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।